रेमोस क्या किया भाई ये। बट भाई आज के एपिसोड में हम लोग 4 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस सेविया, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल मैड्रिड गिरोना, और उसके साथ ही यहाँ पर प्रीमियर लीग में 2 मैचेस और अच्छे होने वाले हैं। सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस और लिवरपूल वर्सेस टॉटनम। ये चारों ही मैचेस में हम लोग क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करने वाले हैं किस मैच का कितना महत्व है और कैसे भैया सर्जियो रैमोस ने गलत टीम के लिए स्कोर कर दिया। वो स्कोर सेविया के लिए करना चाहता था, वो गोल चढ़ा उधर उधर हो गया। वो तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसकी गलती नहीं है। देखो सबसे पहले अगर हम बार्सिलोना वर्सेस सेविया की बात करें, गेम इंपॉर्टेंट था क्योंकि जिस तरीके से पिछले गेम वीक की अगर हम बात करें, अगर मिड गेम वीक की बात करें, तो जैसे बार्सिलोना गेम रियल मैड्रिड से पहले हुआ और उन्होंने वहां पर स्लिप अप करके रियल मैड्रिड को एक चांस दिया उनको टॉपल करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि भाई यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अब सेविया के रिगार्डिंग यहां पर आप कह सकते हो कि यार ये काफी ट्रिकी सी टीम है, मतलब डोमेस्टिकली ये हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बड़ी टीम के अगेंस्ट जब भी एक ऐसी टीम ट्रिकी आती है ना जो कि यूरोपियन कंपटीशन में सक्सेसफुल होती है या फिर एक अच्छी होती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, और मेंडलीबार एक अच्छा मैनेजर है, तो थोड़ा सा डाउटफुल तो रहता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक दिक्कत और हो गई कि भैया वैसे ही अगर गरीबी कम थी तो गरीबी में आटा गीला करने के लिए रफीनिया ने इंजरी ले ली, और अच्छी खासी भैया हैमस्ट्रिंग इंजरी थोड़ी सीरियस हो जाती है। सो वी जस्ट होप कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए। अब देखो इस मैच का अगर डिफॉल्ट मोड की बात करें तो देखो ये तो मेरे को कंफर्म पता चल रहा था कि सेविया यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ही लो ब्लॉक में बैठ के बार्सिलोना को पूरी बॉल लेने देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि लमीन यमाल की बात करें, रफीनिया की बात करें, गुंडोगन की बात करें, या फिर जितने भी इनके पास क्रिएटर्स हैं, ये ताला खोल के चाबी इनके पीछे घुसेड़ देंगे चाहे, और जितना दूर हो सके इनको उतना दूर रखना है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप हाई लाइन रखो, हाई प्रेस करो। ऑफ कोर्स आपको ओकेजनली यहाँ पर अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन हाई प्रेस में ही आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, मतलब हाई डिफेंसिव लाइन में, कि आपकी जो डिफेंसिव लाइन है वो हमेशा एक ऑफसाइड ट्रैप बना के रखे, और आपका जो हाई प्रेस है वो कहीं ना कहीं स्विच ऑन कर जाएगी कब आपको हाई प्रेस करना है और कब आपको हाई प्रेस नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर अगर हम सेविया की बात करें तो सेविया गेम प्लान ये था कि उनका जो विंग का गेम था वो मेक श्योर होना चाहिए कि काफ़ी सही रहे। साथ ही उन्होंने वो जो एक घोड़ा आगे रख रखा था स्ट्राइकर का, उसके साथ भी वो एक लाइक नंबर 9 टारगेट मैन वाला गेम खेलने के चक्कर में थे, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि यार अगर हम बात करें जूल्स कोंडे की और क्रिस्टेंसन की पार्टनरशिप की तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा रॉक सॉलिड है। इस गेम से पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग ये भी मेरे को लग रहा था कि भाई बहुत अटैकिंग गेम खिलाया है, और पिछले कुछ टाइम में अगर हम बार्सिलोना के एक वल्नरेबिलिटी और एक अगर हम बात करें वीकनेस की बात करें तो वो ये है कि वो मतलब गोल खाने वाले काम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सही मेरे को गेम प्लान लगा। ऑफ कोर्स अगर पहले 45 मिनट की बात करें तो वहाँ तक गोल नहीं आया था, और उसके पीछे चांस है कि भाई उनका ऑफसाइड ट्रैप की बात करें, लमीन यमाल का गेम से बाहर होना, जाओ फेलिक्स ऐसा विंगर यूज़ करना, लेवेंडोव्स्की का आइसोलेट होना, और सर्जियो रैमोस और बाकी के प्लेयर्स का जो एक दही बड़े हैं उनकी अगर डिफेंसिव क्वालिटीज़ की बात करें तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, एक मेरे को याद है जाओ फेलिक्स का एक शॉट आया था, फर्स्ट टाइम शॉट, जो कि उसने कॉर्नर में से कर्ल करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको यहाँ पर सेव कर लिया गया। उसके अलावा यहाँ पर मेरे को लगता है कि बार्सिलोना का जो गेम प्लान था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन स्टिल एनकरेजिंग लगा। अगर समरी मेरे को करनी हो कि बार्सिलोना की पहले आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो आप कह सकते हो कि यहां पर इट वाज अ हिट एंड मिस, मतलब कलेक्टिवली हिट था, इंडिविजुअली आपको लग सकता है कि थोड़ा सा मिस कर गए। गुंडोगन की बात करें, बेसिक है, काफ़ी सही है, जो जिसमें वो मास्टर है वो चीज़ करता है और आपको दिखता भी है, बस आपको लगता है कि यार वो अपनी पोजीशन से थोड़ा ज़्यादा ही पीछे खेल रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सेम चीज़ जैसे मैंने कहा कि जाओ फेलिक्स और लेवेंडोव्स्की अभी तक इतना अच्छा इसलिए चल रहे थे क्योंकि आस पास एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेल रहे थे। अब क्योंकि जाओ फेलिक्स को बिल्कुल ही थोड़ा सा साइड कर दिया, विंग वाला गेम दे दिया, तो लेवेंडोव्स्की आइसोलेट हो गया, सेम गोज फॉर जाओ फेलिक्स। लमीन यमाल की बात करें तो लमीन यमाल बहुत शांत गेम रहा उसका, क्योंकि वो कभी गेम में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाया। अगर हम टचेस की बात करें तो हाफ टाइम में टचेस भी उसके बेकार ही आए थे पहले 45 मिनट में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को 2 प्लेयर्स के रिगार्डिंग लगी वो थी यहाँ पर जाओ कैंसेलो और गावी। देखो जाओ कैंसेलो ने डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और क्योंकि वो इन्वर्टेड मिडफील्ड में खेल रहा था तो ये मेक श्योर कर रहा था कि भाई मिडफील्ड में अपन आउट नंबर ना हो जाए, ठीक है, काउंटर वाउंटर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गावी की अगर हम गेम की बात करें, दैट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब मज़ा ही आ गया गावी के गेम को देख के। एक मतलब इतना यंग लड़का इतनी मैच्योरिटी के साथ कैसे इसको संभाल सकता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन गावी का गेम की बात करें, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिसिप्लिन। गावी के अगर गेम प्लान की बात करें, विजन की बात करें, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर पॉलिश्ड।
और आने वाले टाइम में भाई बारसा को इससे फायदा ही मिलने वाला है। सेकंड हाफ की बात करें तो देखो सविया ने एक गलती कर दी, वो था हाई डिफेंसिव से बिल्कुल ही लो ब्लॉक और बिल्कुल ही हाथ पैर जोड़ के घुटनों के बल आ जाना। अब जब आप घुटनों के बल हाथ पैर जोड़ के हाई गए तो बारसा तो फिर मुंह में घुसेगी, और वही उन्होंने किया। अब देखो कायदे से तुम कह सकते हो कि सर्जियो रैमोस यहाँ पर अनलकी रहे, जो कि रहे वो, लेकिन बार्सिलोना के मेरे को लगता है कि इस पूरे फर्स्ट हाफ की अगर हम सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो एक ना दूसरे तरीके से बार्सिलोना गोल स्कोर ही कर दी थी, क्योंकि आप हाई डिफेंसिव लाइन से एकदम से लो डिफेंसिव लाइन पे आने में जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप एग्जीक्यूट इतने आराम से कर नहीं सकते, और सविया नहीं कर पाई उस चीज को, तो क्या कह सकते हो कि अनलकी था। अब देखो गेम प्लान सविया का भी ठीक ही था, मतलब ऐसा नहीं था कि सविया ने बिल्कुल भी थ्रेट नहीं करा, बल्कि थ्रेट करा, लेकिन इस सविया में ना एक बहुत ही कोर फ्लॉ है, वो ये है कि इसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि 360 साल से खेल रहे हैं। जैसे ओकम्पोस आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसके बाद कभी सूसो दिख जाएगा, जेसूस नवाज दिख जाएगा आपको, उसके बाद राकिटिक की बात करें, मतलब ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको कब का मूव ऑन करवा देना चाहिए था। जिसको नहीं करवा देना चाहिए था उसको सबसे पहले करवा दिया, जैसे डियो कार्लोस था उसको नहीं जाने देना चाहिए था, बाकी के सविया के प्लेयर्स थे उसको नहीं जाने दिया, तो वो दिक्कत की बात हो गई। बट खैर यहाँ पर भाई 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 1-0 विक्ट्री है, लेकिन काफी लोग इसको नैरो विक्ट्री, फ्लूक विक्ट्री कह के यहाँ पर नगरेरा का केस घुसेड़ देंगे। कोई नहीं, तुम गाली देना और आगे बढ़ना। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अपने अगले गेम की, जो कि यहाँ पर रियल मैड्रिड का। अब देखो ये गेम काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाती है पॉइंट्स टेबल। अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर गिरोना है विद 19 पॉइंट्स, फिर रियल मैड्रिड विद 18 पॉइंट्स एंड देन बार्सिलोना विद 17 पॉइंट्स। बार्सिलोना मैच जीत गई तो अब वो 20 पॉइंट पे सबसे ऊपर आ गई, यानी कि रियल मैड्रिड तीसरे पे खिसक गई। गिरोना के साथ जो भी हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है। गिरोना ने इससे पहले 7 गेम में जो बेस्ट उनका रिकॉर्ड था पॉइंट्स का वो सिर्फ 9 था, और अभी वो 19 है। समझ सकते हो कि गिरोना इस समय रियल मैड्रिड, आई थिंक यहाँ पर पिछला जो गेम था रियल मैड्रिड के साथ वो भी काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग और बॉक्स ऑफिस मैच बन के निकला था, और यहाँ पर गिरोना जो चीज कर रही है वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे पहले तो वो एक अच्छा गेम नहीं खेल रही, दे आर द लीग लीडर्स, वो मैक्सिमम पॉइंट्स उन्होंने को अचीव कर रखे हैं। अब काफी लोग ये कहते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई की गेम एंजॉय ही नहीं किया है और किसी बड़ी टीम को फेस ही नहीं किया है, तो यहाँ पर दिक्कत है भाई। काफी लोग कहते हैं कि ये एक और भी ज्यादा मतलब इंप्रेसिव चीज है, क्योंकि ओरियल रोमियो और अगर उनके स्ट्राइकर की बात करें दोनों ही चले गए, तो उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं साइन किया, एंड आई थिंक यही चीज होती है कलेक्टिव सिस्टम। अब देखो गिरोना को मैंने अभी तक इतना खास देखा नहीं है, बल्कि हाईलाइट्स ही देखे हैं, जो कंपाइलेशन हमको नेट पे मिलते हैं मैंने वही देखे हैं, तो मेरे लिए भी गिरोना का गेम प्लान सरप्राइज पैकेज होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं कि गिरोना जिस तरीके से खेल रही है और जिस तरीके से बिट्स एंड पीसेस हमने देखे हैं, एंड पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड सामने है, तो गिरोना लो ब्लॉक में नहीं बैठेगी बल्कि अपना यूजुअल गेम ही खेलने वाली है, जो कि रियल मैड्रिड के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। वो इसलिए दिक्कत की बात है क्योंकि रियल मैड्रिड जो कि इस चीज के आदी हो चुके हैं कि भैया हमको तो यहां पर पहले ही 10-15 मिनट में गोल खाना है, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी अगर आप यहां पर भी गोल कंसीड कर लोगे। रियल मैड्रिड के अगर खेमे की बात करें तो यहां तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब देखो ये चीज है कि विनीसियस जूनियर वापस आ चुका है, लेकिन यहां पर आपको पता है कि अभी आलाबे की इंजरी का सीन चल रहा है और बाकी के थोड़ा केस वेस चल रहा है। फर्लैंड मेंडी वापस आ चुका है, क्यों आ चुका है पता नहीं। लेकिन भाई यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि भाई टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच नाखुश हैं अपने रोल से, और उनको ये जो रोटेशनल वाला रोल है बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि उनको ये भी पसंद नहीं है कि उनकी एज का एक बहाना लगा के उनको गेम से बाहर रखा जा रहा है। अब देखो ये चीज मैंने तुमको पहले भी कहा है, एक बार फिर से मैं इसको रीइटरेट कर देता हूं कि टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच अपने दम पे गेम बदलने का दम रखते हैं और उनमें कैपेबिलिटी है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच का एक साथ होना इज सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स, है ही नहीं वो रिक्वायरमेंट, और उस तरीके का गेम प्लान है ही नहीं, तो बात दिक्कत की बात है। कार्लो एंसेलोटी ये कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कार्लो एंसेलोटी अपने स्टार्टिंग 11 पे स्टिक रहेगा, जो कि मेरे को लगता है कि रहना चाहिए। फिलहाल के लिए तो चुआमेनी, वाल्वर्दे, बेलिंगम, और यहां पर आप कह सकते हो कामाविंगा, टोनी क्रूस में से किसी एक को। अब कामाविंगा की परफॉर्मेंस ऐसी आ रही है कि कैसे ड्रॉप करें, और सेम गोस फॉर चुआमेनी, सेम गोस फॉर वाल्वर्दे, सेम गोस फॉर बेलिंगम। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, एक बार को मैं मान सकता हूं कि टोनी क्रूस के लिए उस लेफ्ट इंटीरियर वाले रोल में आपको एक पोजीशन मिल जाएगी, और टोनी क्रूस जिस तरीके से अनलॉक करेगा वो एक बेहतरीन चीज है। बट क्योंकि गिरोना एक फास्ट पेसी टीम हो सकती है, और भाई ऑफकोर्स इज अ सरप्राइज पैकेज, तो मेरे को लगता है कि यहां पर आप कामाविंगा के साथ पंट नहीं लेना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि आपके प्लेयर्स फॉल आउट हो जाएं और आपके प्लेयर्स यहाँ पर ट्रैक बैक ही ना कर पाएं, और इसलिए मेरे को लगता है दिक्कत की बात है। अब इसके रिगार्डिंग लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूस के रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी को एक लाइन बनानी पड़ेगी, और एक यहाँ पर उसका जो सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, दैट इज द मैन मैनेजमेंट। उसका एग्जांपल यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हुआ और मैंने बोला है कि भाई सबायोस तक को टाइम मिलेगा, सबायोस को मिनट्स मिलेंगे, तो टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच को तो बहुत गेम टाइम मिलने वाला है। लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पर लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज, अगर ये रिपोर्ट सही भी एक बार को मान के चले, तो ये जो इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा है कार्लो पे और रियल मैड्रिड पे, इससे किसी का फायदा होने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि पहले ही की गेम में दोनों को डाला और थक गए उसके अगेंस्ट लास्ट पल्मास, जबकि उल्टा होना चाहिए था। सही बताऊं तो उल्टा होना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा। अब देखो यहाँ पर ना ये प्रॉब्लम भी आ गई है कि भैया इनको खिलाना है या इनको इंपॉर्टेंट गेम खिलाना है। अब कल को आपके पास मान के चलो कि आपके पास 2 गेम है, एक आपका गेम पीएसजी के साथ है, दूसरा गेम आपका ग्रेनाडा के साथ है। अब आपको पता है कि यहाँ पर लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज को भाई इस समय सेकंड फिडल का गेम खेल रहे हैं, तो कायदे से यहाँ पर प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रेनाडा वाला गेम यहाँ पर मॉड्रिच और टोनी क्रूज खेलेंगे। नहीं, दिक्कत इसकी है नहीं कि उनको गेम खेलना है, दिक्कत इस चीज की है कि अब उनको एक गेम खेलना है, लेकिन वो पीएसजी वाला ही खेलना है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आएगी, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जितने भी की गेम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, पीछे हिस्ट्री को डालो, दोनों साथ में जब भी खेले तब यहां पर प्रॉब्लम हुई है। और एथलेटिको मैड्रिड इसका रीसेंट एग्जांपल है। कार्लो को समझना चाहिए कि यहां पर, और आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड, नहीं है तो वो लास्ट पल्मास में जैसे उसने वापस से अपना काम ठीक कर दिया ना, वो उसका प्राइम एग्जांपल है कि भैया वापस से अपने बैक टू बेसिक्स पे आ गए। खैर, इस चीज की अगर गेम की बात करें तो विनीसियस वापसी आ रहे हैं। देखना यह है कि रॉड्रिगो के साथ जाना चाहिए या फिर जोसेलू के साथ। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जोसेलू को साथ जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बिकॉज ही इज ऑन अ मोमेंटम। देखो, रॉड्रिगो को आप लेके आओ, लेकिन रॉड्रिगो अगर सुपर सब पे आएगा और फिर वो गोल मारता है तो आई थिंक वो उसका मोमेंटम बिल्ड करने के लिए एक अच्छा बेस है। फिलहाल के लिए रॉड्रिगो स्टार्टिंग 11 में आई डोंट थिंक सो। जोसेलू को आप लेके आओ, जोसेलू, बेलिंगम, वाल्वर्दे अनड्रॉपेबल है, सेम गोस फॉर चुआमेनी, कामाविंगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आलाबा है कि नहीं तो रुडिगर, नाचो, फ्रान गार्सिया, और यहां पर अगर इधर की बात करें तो भाई आपके लूकास वास्केस को खिलाना ही पड़ेगा। ये मेरे को अभी तक सिस्टम दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मैंने कुछ चीजें हैं यहाँ पर कि आपको कंसीड नहीं करना है और आपको पहला गोल स्कोर करना है और आपको क्रॉसेस की क्वालिटीज को ठीक रखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स गिरोना है, तोड़ भी सकती है, फोड़ भी सकती है, फूट भी जाओगे, भरोसा है मेरे को रियल मैड्रिड पे, लेकिन बेलिंगम और जोसेलू का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से करना पड़ेगा। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग की। तो भैया यहाँ पर लिवरपूल और टॉटनम का मैच होने वाला है। अब देखो, लिवरपूल में ये खबर तो मिल चुकी है कि शायद से ट्रेंट आर्नोल्ड गेम में आ सकते हैं, फीचर हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मेरे को लिवरपूल के साथ ये लगता है कि जो जिस फॉर्म में शुभसलाई चल रहा है, जिस फॉर्म में यहाँ पर इस समय पूरी लिवरपूल चल रही है, और खासतौर से मोहम्मद साला वगैरह की हम बात करें, इट इज़ एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। लेकिन आज क्या है कि जितनी इंप्रेसिव लिवरपूल है उतनी ही इंप्रेसिव या फिर मे बी थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रेसिव टॉटनम भी है। अब देखो, टॉटनम की बात करें तो यहाँ पर सोलोमन खेलेगा, ना कि जॉनसन खेलेगा, जिसको इंजरी हो गई थी लेफ्ट विंग, और सोलोमन मेरे को लगता है थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है। लेकिन इस पूरे टीम की जो सबसे हाईलाइटेड 2 पॉइंट्स है वो है, मेरे को लगता है, इसका वर्क रेट और यहाँ पर केमिस्ट्री। अगर आप बिसुमा और सार को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इनको मतलब अभी अभी खेलना स्टार्ट किया है इन्होंने एक दूसरे के साथ। अच्छा है, सेम बैंड पे खेलते हैं, बॉल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज बहुत ही खूबसूरती और नज़ाकत के साथ करते हैं। साथ ही अगर ह्यूमिन सॉन और यहाँ पर जेम्स मैडिसन की बात करें तो उनके बीच भी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है, और इसमें जो बीच बीच में कुलसेव्स्की का जो कंट्रीब्यूशन आता रहता है वो भी काफ़ी अच्छी है। सेम गोस पर अगर आप क्रिश्चियन रोमेरो की बात करोगे तो उसके जो पार्टनर है वान डे बार्थ, वो भी काफ़ी सही खेल रहा है। और उडोगी की बात करें, एब्सोल्युटली अमेजिंग। पेड्रो पोरो की बात करें, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इस टॉटनम में एक कलेक्टिविटी है, इस टॉटनम में एक बिल्डअप है, एक मोमेंटम है। वो बिल्डअप लिवरपूल के अगेंस्ट क्लिक करेगा या नहीं करेगा, ये देखो पर्टिकुलरली देखने वाली बात है। लेकिन लिवरपूल के पास एक अच्छी चीज़ है, और वो है कि उनके पास एक बहुत तगड़ा मोमेंटम है, जो कि टॉटनम के मोमेंटम से ही बहुत पहले से आ रहा है, और वो शायद से अप्रैल से आ रहा है। 17 गेम अनबीटन है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने एक्यूमुलेट करे हैं। अब बीच में रिसेंटली कमबैक का बुखार और चढ़ गया है, तो यहाँ पर मेंटली लिवरपूल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। टैक्टिकली डू आई बिलीव इन चोदलेपोग्लू, मे बी, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर चोदलेपोग्लू एग्रेसिव एक्सपेंसिव के बजाय यहाँ पर कंजर्वेटिव गेम खेलना ज्यादा प्रेफर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉटनम ऐसे हवा में हराम बॉल खेलना चालू कर देगा। दे विल जस्ट बी वेरी कॉशियस। पहला गोल कंसीडर नहीं करेंगे वो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लिवरपूल एक हाई टेम्पो गेम खेलती है, हाई प्रोग्रेसिव और नैरो 4-3-3 के साथ वो गेम खेलती है। तो आई थिंक सो कि यहां पर पहला गोल कंसीडर ना करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी टॉटनम का
काउंटर पे गेम खेलेंगे। अगेन बॉल प्रोग्रेशन, टेक्निकल क्वालिटीज और जो सिक्योरिटी है पूरे टॉटनहम के पास, वो उनको इनेबल करती है कि वो लिवरपूल को खोल सकते हैं, पर्टिकुलरली तब जब यहाँ पर एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जो एरिया है उसको पूरी तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है। हाउएवर एंडो को अच्छा खिलाया था उन्होंने, लेकिन एंडो ने दिखाया था पिछले वाले मैच में कि ही इज स्टिल अ रॉ, बिट अ रॉ। हाँ, उसका एक अच्छे पासेज आए थे, शोबोसलाई का जो थंडरबोल्ट स्ट्राइक था उसमें असिस्ट उसने ही दिया था, बट स्टिल पूरा अगर आप गेम देखोगे उसमें जो की एस्पेक्ट्स हैं उसमें एंडो का थोड़ा सा रोल ऐसा सही था, डरावना सही था थोड़ा सा। बाकी इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर एरिक टेन हैग की। तो भैया यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग उसी टीम के अगेंस्ट भिड़ने वाले हैं जिस टीम के अगेंस्ट उन्होंने अभी 3-0 से पेला है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दूं कि एरिक टेन हैग के पास अब गेम है, मेसन माउंट इज देयर, आम्राबात इज देयर, यस यहाँ पर रेगुलॉन गेम मिस करने वाला है, यस यहाँ पर लिसांद्रो गेम मिस करने वाला है, लेकिन क्रिस्टल पैलेस जिसने वुल्वरहैम्पटन को हराने के बाद अभी तक एक भी विन रजिस्टर नहीं करी है, सिर्फ फुलम के साथ ड्रॉ लिया है और हमने ऑलरेडी इनको मिडवीक 3-0 से तोड़ा है। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी भी तरीके से डरने की जरूरत है। अपना एक्सपेंसिव गेम खेलो, अपना गेम खेलो जिस तरीके से आप गेम खेलते हो। हाउएवर अब 2-3 चीजें यहाँ पर लिखने वाली, नोट करने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर फकुंडो पेलिस्ट्री और गनाचो की बात करें तो उनको यूज करना तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन हैनिबल मैजबरी एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको स्टार्टिंग लेवल में डालना ही डालना है भाई। जैसे हमारे फूड ब्लॉगिंग में चीज और मक्खन डलता है, ऐसे हैनिबल को भी डालो। सेम यहाँ पर राशफोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी आएगी, किस पोजीशन पे खेलेगा और कितना टाइम खेलेगा, ये भी देखना है। उसका गोल आउटपुट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आम्राबाद को किस तरीके से यूज किया जाएगा। लेफ्ट बैक पे यूज किया जाएगा या वापस से मिडफील्ड में? आई थिंक वो वापस से लेफ्ट बैक पे यूज किया जाएगा उसको, क्योंकि इसी टीम के अगेंस्ट अभी यहाँ पर लेफ्ट बैक पे काफी अच्छा रोल उसने दिया है। लेफ्ट बैक नहीं था वो, मिडफील्ड वाला एक मेकर शिफ्ट रोल था। और यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे टोटल कलेक्टिव आउटपुट की, तो आउटपुट ये होना चाहिए कि 3 पॉइंट से कम तो बिल्कुल हार के बराबर है, क्योंकि यस काराबाओ कप में आप जीत गए लेकिन प्रीमियर लीग में आपकी पैंट अभी भी ढीली ही है। बर्नली से आप 1-0 से जीते हो, लेकिन उसके अलावा आप अभी भी 9वें स्थान पे पिदक रहे हो। 3 आप बड़े गेम हार चुके हो। इट वॉज क्या, कौन सा गेम था? टॉटनम, आर्सेनल, ब्राइटन, 3 आप गेम हार चुके हैं। तो वो दिक्कत की बात यहाँ पर इस समय हो रही है। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी सऊदी प्रो लीग की। तो भैया नेमार ने यहाँ पर अपने पेनल्टी मिस कर दिया और उसके बाद से सोशल मीडिया ने नेमार की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेमार का गेम इतना सही रहा था। अगर आपने कूलीबाली का गोल देखा हो तो उसको असिस्ट भी नेमार ने ही करा था। नेमार के गेम स्टाइल की बात करो, हाँ उसने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है गोल का अल हिलाल के साथ, लेकिन उसने असिस्ट किए हैं जो कि उतने ही इंप्रेसिव हैं। अब पता बात ये हो रही है कि नेमार को बैश इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि नेमार के रिगार्डिंग जो ऑफ द पिच खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हैं। जैसे हमने कवर भी करा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टोरी है कि वो मैनेजर को सैक करवाना चाहते हैं, वो दिक्कत की बात चल रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि नेमार का जो गेम है वो बहुत खूबसूरत, काफी स्मूथ और सिल्की है। पेनल्टी मिस करी है लेकिन ठीक है, व्हाट द फक, ऐसा तो कुछ है भी नहीं भाई, ठीक है। उसका गेम 2 असिस्ट दिए हैं उसने। और मेरे को पता है एक चीज़ और अच्छी लगी कि यहाँ पर अल हिलाल के अगर हम अकाउंट्स की बात करें, सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें, तो उस चीज़ का मेक श्योर कर रहे हैं कि नेमार यहाँ पर भाई उसको खुश दिखाया जाए, हंसता हुआ दिखाया जाए, जिससे जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसको ठंडा किया जाए। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं सऊदी प्रो लीग के करता धरता और माई बाप की, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। 10 गोल, उसके पीछे अगर सेकंड गोल स्कोरर की बात करें तो 6 गोल के साथ आई थिंक मालकम है कि मित्रोविच है, और साथ में यहाँ पर टॉप असिस्ट भी है। कल गोल भी मार दिया और एक असिस्ट भी कर दिया। ओवरऑल अल नसर ने डोमिनेट ही करा था टीम को। हाँ, एक काउंटर पे गोल मार दिया था 78-75 मिनट के आसपास, लेकिन ओवरऑल पहला हाफ और कितना मैंने आई थिंक मैंने 70-80 मिनट देखा था। फिर जब मेरे को खबर आई कि पेनल्टी मिल गई तो फिर देखना पड़ा मेरे को, लेकिन 70 मिनट मैंने ठीक से देखा था। अल नसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि बीच में कभी भी स्विच ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल रूई कैस्ट्रो की इस टीम पे अब थोड़ा थोड़ा भरोसा सा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप लाइक तलिस्का की बात करोगे तो तलिस्का, रोनाल्डो, तलिस्का, सादियो माने, और इस सब में जो ब्रोजोविच का एक एप्रिसिएशन ट्वीट आना चाहिए वो तो आना ही चाहिए। मतलब ओवरऑल सब चीज़ बेहतरीन जा रही है। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइक अच्छे दिख रहे हैं, शार्प दिख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो थोड़ा अनलकी भी रहा है और थोड़ा कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मिस फायरिंग भी रहा है कल के गेम में। बट ओवरऑल काफ़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस है। यस, इस अल नसर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा तोड़ सकते हैं, बड़ा फोड़ सकते हैं, लेकिन वो आने वाली बड़ी टीम के साथ ही एक मैच बताने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ और गड़ी गम्मा।